हर तरह से कहा जाए कि इनको बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन इनके साथ वो कंडीशन नहीं है। ये कहा जाए कि एक हिंदी में कहें पूर्ण रूप से ये मैं सीनियर बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो बच्चे क्लास 5th से ऊपर हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ, और कम्पिटिटिव लेवल के बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं मैं उनको पढ़ा। हमारे अम्बेडकर जी ने कहा था कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ इफ्तिखार और मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ फतेहपुर गांव में। फतेहपुर गांव जो कि कौन सा ब्लॉक पड़ता है? हथुआ ब्लॉक। और मेरी मुलाकात हो चुकी है रौनक भाई साहब से। काफ़ी दिन से इनके बारे में चर्चाएं सुन रहे थे अंगूर भाई के द्वारा, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन अंततः आज मुलाकात हो चुकी है। और रौनक भाई हमारे आइडियल भी हैं, इनसे काफ़ी कुछ हमने सीखा भी है। इनसे मुलाकात पहले भी हुई थी, लेकिन आज ख़ास मुलाकात है क्योंकि आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। इस बात को लेकर के हम थोड़ी सी बात करेंगे कि चूँकि ये एक तरह से हैंडीकैप कह सकते हैं, ब्लाइंड है, आँख से इनको दिखाई नहीं देता है, और फिर भी ये हर वो उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं जिसको लेकर के समाज में बेहतर ज़िंदगी अपना जीवन गुजारा कर सकें, उस स्टेज में है। क्योंकि ये कोचिंग भी चलाते हैं और संगीत के दुनिया में भी ये अपना मकाम हासिल कर चुके हैं। हर तरह से कहीं ना कहीं इनके पास वो चीज़ है जो अक्सर इस स्टेज में, चूँकि ये ब्लाइंड हैं और अपने आप को कहीं लेकर के जाने में काफ़ी मुश्किल होती है इस स्टेज में, फिर भी वो हर मुकाम पा चुके हैं। तो एक तरह से लोगों के लिए इंस्पायर हैं ये, वैसे लोगों के लिए जो हैंडीकैप हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम हर तरह से, और कहा जाए तो घर का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं बैकअप ज़रूरी होता, और हम कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देंगे घर के लोगों को कि जो लोगों ने इस तरह से इस स्टेज में भी इनका साथ दिया और आज इस मकाम पे इनको पहुंचाया है। सर, मेरे चैनल उम्मीद आप में आपका स्वागत है। आदाब, नमस्कार। सबसे पहले सर आप बताएंगे स्कूलिंग की जो एजुकेशन जो लिए आपने किस तरह से, चूँकि आप हैंडीकैप हैं, देख नहीं सकते हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं जो चाहते हैं कि वो भी एजुकेशन लें, तो आपने कैसे एजुकेशन लिया और क्या है आपका क्वालिफ़िकेशन, थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें। सबसे पहले मैं आपका बहुत दिल से आभार, धन्यवाद देता हूँ आपको, और आपने समय निकाला इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक शिक्षा की बात है, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तो किसी भी ब्लाइंड पर्सन के लिए, किसी भी हैंडीकैप पर्सन के लिए, ब्लाइंड ख़ास करके अगर वो दोनों आँखों से ब्लाइंड है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि ब्रेल लिपि एक पद्धति होती है, ब्रेल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसके बाद उससे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो एजुकेशन अपना हासिल करते हैं। तो मेरा भी जहाँ तक सवाल है, मैंने भी, चूँकि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ दोनों आँखों से, और तो मेरी शिक्षा, चूँकि मेरे फादर भी शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी ज़बरदस्त उनकी पकड़ रही है, मेरे फादर भी शिक्षक रहे हैं, अब तो वो नहीं है दुनिया में, तो उनका योगदान है मेरे प्रति। वो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो मेरी एजुकेशन जो है वो दिल्ली से हुई है, और मैंने ब्रेल लिपि की ट्रेनिंग की है, और मैंने जनरल एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया है। माशाल्लाह। देखिए, ये ग्रेजुएट हैं, यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और अभी इन्होंने बताया ब्रेल लिपि के बारे में, इन्होंने बताया कुछ और जानकारी ब्रेल लिपि के बारे में, क्या होता है इसमें, कैसे पढ़ाई, कुछ थोड़ा सा। देखिए, ख़ास करके आप ये समझिए कि जो ब्रेल लिपि है जी, वो, क्योंकि अब आप अगर नेत्रहीन हैं, अगर आप ब्लाइंड हैं, तो आप देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो उसको छू के पढ़ना होता है। तो ब्रेल लिपि एक बहुत कारगर सिद्ध होती है किसी भी ब्लाइंड के लिए, कि उसको छू के पढ़ा जाए, सारे अक्षर को महसूस करवाया जाए कि ए कैसे बना हुआ है, बी कैसे बना हुआ है। तो वो ब्रेल लिपि किताबों में ख़ास करके आई है, उसकी चर्चाएं हुई हैं। तो ये है कि उसे छू करके, टच करके उसे पढ़ते हैं ब्लाइंड, और आगे के लिए उनका सफ़र बहुत आसान होता है। ब्रेल नामक एक शख्स गुज़रे हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, क्योंकि वो कहा जाता है कि रिसेंटली ब्लाइंड थे, कुछ लोग कहते हैं कि बाय बर्थ ब्लाइंड थे, तो उन्होंने अपने पढ़ने के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ गया। जी, काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी
कि ब्रेन लिपि नाम कैसे पड़ा। तो एक और बात कि रौनक भाई कि गांव में जो मतलब कि देहात गांव जो भी हो, यहाँ पे वो चीज़ तो है नहीं, तो उसके लिए फिर बच्चे अगर ब्लाइंड हो, बाई बर्थ हो, जिस तरह से भी, वो भी चाहते हैं कि अगर हम भी अपने पैरों पर खड़े हों और हमारे पास भी वो एजुकेशन आए, सब कुछ आए, तो वो कैसे, अगर परिवार को भी चाहेंगे, किस तरह से क्या किया जाए कि वो बच्चे भी बेहतर हो पाएँ अपने आप में? देखिए, आज के समय में तो अब कोई काम मुश्किल नहीं रहा और आपकी बात बिल्कुल सही है कि गांव देहात में इस तरह की सुविधाएं अभी मौजूद नहीं हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको बाहर भेजना पड़ेगा। तो पटना में एक जगह है कदम कुआं, जहाँ पे ब्लाइंड स्कूलिंग होती है और बहुत अच्छा स्कूल है वो ब्लाइंड के लिए। तो वहाँ पे भेजा जा सकता है, और नहीं तो गांव के गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में बात करके, ये टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाएं। हो सकता है कि वो ब्रेल की ट्रेनिंग तो ना दे सकेंगे, लेकिन बच्चों को एजुकेटेड ज़रूर बना पाएंगे। तो इसकी मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा किया जाए। जी, इन्होंने बताया कि पटना में कदम कुआं एक जगह है जहाँ पे इस तरह के बच्चे जो हैं ब्लाइंड, उनको एजुकेशन दिया जा सकता है। और इन्होंने कहा सपोर्ट ज़रूरी है, फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए, और ये एजुकेशन लेकर के बच्चे जो ब्लाइंड हैं कहीं ना कहीं अपने आप को हर तरह से सही कर सकते हैं अगर फैमिली का सपोर्ट रहा तो, क्योंकि यही है जिसके वजह से हम लोग आज इनसे मिल पा रहे हैं। रौनक जी जिनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और इनके बगल में हम बैठे हैं और काफ़ी दूर से हम चल कर के आए हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो तालीम है, जो कुछ भी है इनके पास, जिसके बदौलत हम लोग खींचे आ गए हैं यहाँ पर। हमारे साथ अंगूर भाई भी हैं। तो एजुकेशन वो चीज़ है कि इंसान अगर चाहे तो एजुकेशन के बल पे हर चीज़ वो हासिल कर सकता है, और वो शारीरिक रूप से कैसा है ये मायने नहीं करता है। अगर सपोज डेट उसके पास अगर तालीम बेहतर हो जाए तो आपके भी फैमिली में अगर कोई बच्चे ऐसे हों, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे कोई बच्चे हों, तो उसको पुशअप करने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब हो सकती है और कल के डेट में वो कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो इन तरह के लोगों जो जिनके पास देखने में दिक्कत है या ब्लाइंड है या फिर और किसी भी तरह से हैंडीकैप है, उनको सहारे की ज़रूरत होती है। क्या सर, परिवार की सहारे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं ख़ुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मैंने जो परिवार मुझे मिला है उसमें बहुत मुझे सपोर्ट किया है, और आज भी मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। मेरे अपने जो हैं सभी, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे, उनका बहुत सपोर्ट मुझे मिला, और मेरी फैमिली मेम्बर्स में और जो मेरे सारे लोग हैं उनका बहुत सहयोग रहा। मेरे अपने जो दोस्त रहे हैं उनका बहुत सहयोग रहा है। तो ज़िंदगी में सपोर्ट का बहुत महत्व है, परिवार के सपोर्ट का बहुत महत्व है। परिवार अगर आपको समझता है तो वो आगे की तरफ आपको ज़रूर बढ़ाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में तो मैं भाग्यशाली हूँ, और मैं जितना धन्यवाद दूँ अपने परिवार को उतना कम है। जी बिल्कुल सही कहा, परिवार का सपोर्ट हर तरह से इनके साथ है। और ये इतना ही नहीं, ये क्लास भी लेते हैं, इनका कोचिंग भी चलता है, एजुकेशन वाला क्लास, और सिंगिंग का भी क्लास, ये म्यूज़िक का क्लास भी कराते हैं। तो चूँकि अभी आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, ये हर तरह से कहा जाए कि इनको बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन इनके साथ वो कंडीशन नहीं है। ये कहा जाए कि एक हिंदी में कहें पूर्ण रूप से ये ब्लाइंड है, बिल्कुल इनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये पढ़ाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे और अपने माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये कैसे पढ़ाते हैं। ये जो हम सुन करके थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये कैसे हो पाता होगा, कैसे संभव है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आप पढ़ाते हैं। ज़रूर। देखिए, मैं सीनियर बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो बच्चे क्लास 5th से ऊपर हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ, और कम्पिटिटिव लेवल के बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ। मैं एक्चुअली लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, और मैं इंग्लिश स्पीकिंग कराता हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मेरा पूरा ध्यान रहता है। तो उनको पढ़ाने में ये है कि मैं जो चीज़ें बताता हूँ बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, और इससे काफ़ी मुझे भी मदद मिलती है, और मुझे खुशी होती है कि मैं उन बच्चों के काम आ रहा हूं और मैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा हूं। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और जाहिर है कि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए बहुत चैलेंजेबल काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चुनौतीपूर्ण है कि जब आप एक तो देख नहीं पाते हैं और उसके बाद आप पढ़ाते हैं,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे याद है कि एक महान स्कॉलर हमारे अंबेडकर जी ने कहा था कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो ये सारा खेल शिक्षा का है, ये सारा खेल एजुकेशन का है। जी, एजुकेशन ही है कि कहा जा रहा है, कभी कहा इन्होंने, अम्बेडकर साहब कहे थे कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप हर चीज़ वो हासिल कर सकते हैं जो आपकी ख्वाहिश बनती है, जो भी दिल में आपकी ख्वाहिश आती है। तो ये पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितना टैलेंट है, और एक तरह से हर चीज़ वो है कि ये खुद लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बच्चे को तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और लैंग्वेज यानी इंग्लिश का भी ये ट्यूशन कराते हैं, सिंगिंग क्षेत्र में भी, यानी कि हर तरह से इनके पास वो चीज़ है। तो ब्लाइंड होते हुए भी अगर ये दूसरे को पढ़ा सकते हैं तो आपके पास पैर भी है सलामत, और दोनों हाथ भी है, और आँखें भी सलामत है। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे समाज में कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और मेरे पास रिसोर्स की कमी है, साधन नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। बताइए, एक ब्लाइंड पर्सन, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अगर पैर भी अगर नहीं है, लेकिन अगर आप देख पाते हैं तो एक तरह से थोड़ी सी रिलीफ मिलती है कि चलिए हम देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं अपने नज़रों से। लेकिन इनके साथ कंडीशन है कि ये दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं, ब्लाइंड हैं, लेकिन फिर भी इनके पास वो मोटिवेशन है, वो हर चीज़ है कि लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे को ये तालीम दे रहे हैं। तो ये बताइए कि कितनी बड़ी बात है। तो इनसे इंस्पायर होने की ज़रूरत है, इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जो भी मेरे चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे सुन रहे हैं तो ये सोचें, जो अभी 10th में है, 12th में है, और उनके पास हर वो चीज़ संसाधन है। अभी तो मोबाइल है सर, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो और आसान हो गया है। नहीं, चीज़ें बिल्कुल सही कहा आपने, और चीज़ें बहुत आसान और दिन पे दिन आसान होती चली जा रही हैं। जब हम मुझे याद है कि जब हम एजुकेशन के दौर में थे तो इस तरह की सुविधाएं नहीं थी उस वक्त। ऐसे 10 साल पहले, 15 साल पहले उस तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी। तो हम सोचिए कि हम कैसे पढ़ाई करते थे। वही बात बताना चाह रहे हैं दर्शकों को कि उस वक्त जब संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इस स्टेज में आ चुके हैं। अपने आप को कैसे ढाला होगा इस तरह से यहाँ इस लायक बनाने के लिए, और अभी सभी संसाधन है, तभी के लिए बच्चों को क्या कहेंगे? नहीं, ज़रूर देखिए, बच्चे अपना समय फालतू काम में बहुत गंवा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए उनको। जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो आपकी जिम्मेदारी और दूसरी आपकी ईमानदारी। यही आगे लेके जाएगी आपको। तो मैं उन बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने समय को कीमती समझिए, और जो आप इधर उधर समय गंवा रहे हैं, बेहतर है कि आप शिक्षा पे फोकस करें, अपने स्किल पर फोकस करें। और मैं उन पेरेंट्स को भी गुजारिश करता हूं कि जो आपके बच्चे अगर किसी भी फील्ड में थोड़ा सा फेलियर होते हैं तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उनको डीमोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप उनको सपोर्ट करिए और वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एबिलिटी की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो वो सही दिशा में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको सही दिशा में अपनी एनर्जी को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी बात इन्होंने बताई, लोगों के, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि एक तरह से कहा जाए कि हर चीज़ है, बस आपको ज़रूरत है कि उस पर काम करें और सही डायरेक्शन में काम करें। आप उस ऊंचाइयों को छू सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। अंगूर साहब, आपसे कैसे मिले ये? आपकी मुलाकात कैसे हुई रौनक साहब से? एक्चुअली एक टूर्नामेंट चल रहा था जामो के बगल में, गंगा था गाँव पे ग्राउंड है, तो वहाँ पे क्रिकेट का एक मैच चल रहा था, फाइनल मैच था। और रौनक भाई कमेंट्री बहुत अच्छा करते हैं और स्पेशलिस्ट हैं इंग्लिश के कमेंट्री के लिए, इनको बुलाया जाता है। स्टेट लेवल के भी कमेंट्री कर चुके हैं ये, ठीक है। तो मैं वहाँ पे मैच देखने गया हुआ था, उस टाइम मैं गल्फ से आया हुआ था बाहर से। तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे देखा तो सारे लोग मैच देख रहे थे, मैं इनको देख रहा था। और ये इंग्लिश में कमेंट्री ऐसे कर रहे थे कि जैसे मैंने इंटरनेशनल गेम में जैसे सुनने का हम और आपको मिला होगा। देखिए, अभी सुन करके अंगूर भाई से हमको हैरत हो रही है कि ये देख नहीं सकते हैं। और चूंकि क्रिकेट में कमेंट्री होता है तो गेंद को बताना पड़ता है कि लॉन्ग ऑफ की तरफ गया है, लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, हर डायरेक्शन उसमें होता है कि गेंद जा किधर रही है। लेकिन रौनक भाई, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप तो गेंद को देखते नहीं हैं, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, फिर आप कैसे कमेंट्री को मतलब कर लेते हैं इंग्लिश में? कैसे संभव है ये? देखिए, इस बारे में तो मैं समझता हूँ कि मेरा शौक़ बचपन से रहा है क्रिकेट का बहुत, और इसका क्रेडिट मेरे एक भाई हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे अपने समय में, तो उनको मौका नहीं मिला, हालांकि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। उनका नाम इरशाद अनवर है और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और मेरे भाई भी हैं, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो उनके साथ मैं अक्सर जाया करता था, वो अपने साथ मुझे अक्सर ले जाया करते थे।
तो धीरे धीरे वहीं से मैंने कमेंट्री की शुरुआत करी और मैंने कमेंट्री की। तो अब ये चीज़ हुई कि वो सारी चीज़ें वो मुझे बताते थे कि ये मिड ऑफ है, ये लॉन्ग ऑफ है, ये लॉन्ग ऑन है, ये मिड विकेट है, खड़ा करा करके ऐसे चीज़ों को फील कराते थे। तो कुदरत की मेहरबानी ये हुई मुझ पे कि अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी गेंद बल्ले से टकराती है तो मैं बता देता हूँ कि गेंद किस दिशा में जा रही है। ये कुदरत देखिए ये काफ़ी अजीब मतलब सुन के हमको लग रहा है कि गेंद बल्ले से टकराती है तो ये रौनक भाई बता देते हैं कि गेंद किस डायरेक्शन में जा रही है। ये बिल्कुल ब्लाइंड है, इनको दिखाई नहीं देता। कैसे हो पाता है रौनक? कुदरत की मेहरबानी है, एहसाद अपने किए से कुछ नहीं होता, खुदा का देन है इंसान का मशहूर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही, क्या बात है। तो देखिए ये कुदरत की कहीं ना कहीं बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इनके ऊपर मेहरबानी है कि ये गेंद को बता देते हैं किस डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि पल पल में क्रिकेट के गेम में गेंद का डायरेक्शन बदलते रहता है। हर गेंद पे किधर जाएगी कहना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप क्रिकेट में कमेंट्री कर पाते हैं। ये सुन करके कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अजीब लग रहा होगा कि कैसे हो पाता है ये। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने देखा है मुझे लाइव कमेंट्री करते हुए, उनको इस बात पे यकीन है, उनको इस बात पे ज़रूर विश्वास है और मैंने लाइव कमेंट्री की हुई है। और आगे भी जब भी मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह उस मौके को ग्रैब करूँगा मैं ज़रूर। जी, बहुत ही मतलब कि हमको सुन करके लगा कहीं ना कहीं कि इस तरह से कैसे हो पाता है। बहरहाल हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आप सिंगिंग के भी फील्ड में अपने आप को रखते हैं, तो थोड़ी सी कोई 2 लाइन हमको सुना दे, थोड़ा मेरे दर्शकों को सुना देते तो बेहतर होता। आपको कि मैं छात्र हूँ हथुआ संगीत महाविद्यालय का और मेरे गुरुजी हैं श्री विद्यानंद उपाध्याय और निहायत ही शरीफ और बहुत अच्छे मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छे मेरे म्यूज़िक टीचर हैं। तो इस फील्ड में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मुझे बहुत। हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, आप उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? इसके पीछे भी थोड़ी सी कुछ कहानी हो, बता दें। उर्दू स्टार्टिंग में मैं मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ, मैं मदरसे का भी विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने कुरान को थोड़ा बहुत हिफ्ज़ किया हुआ है, मैंने लैंग्वेज पे बहुत काम किया है। हिफ्ज़ कहते हैं, मैं उन श्रोताओं के लिए बता दूँ जो कि उर्दू से जिनका संबंध नहीं है, हिफ्ज़ कहते हैं जो लोग कुरान को ज़बानी याद करते हैं, उनको हमारे यहाँ हाफिज़ कहा जाता है। तो मैं तो कंप्लीट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है और मैंने उर्दू सीखी हुई है और इसका भी क्रेडिट जाता है मेरे उस्तादों को, मेरे भाई को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है। मैं जो कुछ भी आज तक अचीव कर पाया हूँ उसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। देखिए रौनक भाई अभी बताए कि ये उर्दू और अरबी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अगर मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो सोचें, क्योंकि उर्दू भी, अरबी भी और इंग्लिश भी और हर चीज़ इनके पास जो कि नॉर्मल होता है इंसान की, कोई थोड़ी सी इंग्लिश जानते हैं तो कोई थोड़े से उर्दू होता है, लेकिन इनके पास ओवरऑल कहा जाए कि ऑलराउंडर की भूमिका में अभी हैं ये। तो काफ़ी ज़्यादा हम इनसे इंस्पायर हुए हैं। लेकिन फिर हम बात करेंगे, वो संगीत की बात हम लोग कर रहे थे, थोड़ी सी उस पर हो जाए। तो ये उसमें मेरे गुरुजी का बहुत योगदान है और मैं संगीत महाविद्यालय हथुआ का छात्र हूँ और मैंने अभी हाल ही में MA का एग्ज़ाम दिया हुआ है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से मैं MA कर रहा हूँ, तो मैंने उससे एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। मैं आपके श्रोताओं को 2 लाइन सुना दे रहा हूँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है, काफ़ी मतलब कि प्यारी आवाज़, काफ़ी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त, हमको काफ़ी बेहतर लगा। इसलिए हम एक और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ी सी एक और कोई दूसरी गज़ल या फिर कोई और थोड़ा सा हटके। चलिए मैं वो कोशिश करता हूँ। गज़ल तो मैं सुना सकता हूँ, लेकिन नई पीढ़ी को गज़ल उतना पसंद है नहीं, तो सॉन्ग ही मैं सुना देता हूँ जी। तेरी खुशबू और तेरी सांसें धीरे धीरे सब मिटाएंगे, सिलवटें जो तूने छोड़ी है धीरे धीरे सब मिटाएंगे, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है,
जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है, आंखें नम होती है होने दो, होंठ लेकिन मुस्कुराएंगे, उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए इनके जो भी गॉन्ग है, जो भी सॉन्ग इन्होंने अभी हम लोग को सुनाया, सिलेक्टेड सॉन्ग है और मैसेज वाले सॉन्ग है। इनसे कुछ एक होता है कि सॉन्ग की दुनिया में कोई भी सॉन्ग चला जाता है, लेकिन दो सॉन्ग जो इन्होंने अभी सुनाया दोनों ही लाजवाब। बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं दोनों ही सॉन्ग में। अंगूर साहब क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सिंगिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा किए हुए हैं, बहुत सारी नॉलेज है इनको, गज़ल और हम लोगों को तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इनके जो आवाज़ में उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, एक वो शादी हम लोग की भाषा में इसको मुर्की कहते हैं। मुर्की कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे हमको भी थोड़ी सी याद आ गई इसको मुर्की। ये इनका लग रहा था लचीलापन जो दिख रहा था आवाज़ में, वो और सॉन्ग को बेहतर बना देता है। क्या बिल्कुल। जो लोग संगीत सीखना चाहते हैं, आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि अश्लीलता का माहौल बना हुआ है, भोजपुरी को ख़राब किया जा रहा है। तो जो लोग भी संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अच्छे गुरु से संगीत सीखें, अच्छी तरह रियाज़ करें, अच्छे से मेहनत करें और अश्लील सॉन्ग को ना गाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भोजपुरी मत गाएं, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप अश्लील मत गाइए और अश्लील चीज़ों को सपोर्ट मत कीजिए। जी बिल्कुल सही बात है। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर जो भी देख रहे हैं, और चूँकि इस तरह के शख्सियत को, इस तरह के पर्सनालिटीज़ को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलने चाहिए। क्या अंगूर भाई? क्योंकि गवर्नमेंट अगर थोड़ा भी कोऑपरेट करे, वैसे लोगों को ढूंढ करके निकाले और उस पर काम करे और उस मकाम तक पहुंचाने में अपना अहम भूमिका निभाए, तो ये लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं हर क्षेत्र में। क्या रौनक भाई? जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मदद करे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए, जितना प्लेटफॉर्म हो सके प्रोवाइड करें। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की ये होनी चाहिए कि इस तरह के लोगों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनके पास हर वो चीज़ है, बस थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। ये हर चीज़ वो कर पाएंगे और देश का नाम और अपने समाज का नाम जो है रोशन। मैं एक कैलाश खेर का बहुत अच्छा गाना है भोजपुरी में, मैंने जैसे कहा ना कि आप अश्लील मत गाइए, भोजपुरी गाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भोजपुरी तो हमारी ज़बान है। मैं दो लाइन आपको सुनाता हूँ। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। क्या आवाज़ है शम्स भाई, इनकी आवाज़ में तो वो जादू है कि अब क्या मैं। इनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे जावेद साहब हैं कैमरामैन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से अभी हम लोग यहाँ पे, तो इनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी आवाज़ जैसे हमने जहाँ तक अनुभव किया है, हम भी काफ़ी ज़्यादा जितने आइडियल्स वाले प्रोग्राम हम देखते हैं अक्सर जो सिंगिंग से जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरह की जिसको मुर्की ये बोले, हमको उतना नहीं था इसके बारे में जानकारी, लेकिन इसकी ज़रूरत होती है। उस तरह से है इनका वो चीज़, लचीलापन है आवाज़ में, वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत है। तो आपने रौनक भाई कभी कोशिश की थी इस फील्ड में वहाँ पे? एक्चुअली मैं 2010 में एक बार ट्राई किया था इंडियन आइडल के लिए, तो मैं फर्स्ट राउंड सेलेक्ट हुआ था, सेकंड राउंड में मैं बाहर हो गया था, क्योंकि मेरे पास उस समय संगीत का नॉलेज नहीं था, तो इसलिए अब मैं संगीत 2000 तकरीबन 14 से मैं संगीत सीख रहा हूँ। 10 साल हो गए मुझे संगीत सीखते हुए, और इसमें विशेष योगदान मेरे माननीय गुरुदेव का है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं इनका संगीत के क्षेत्र में भी अभी आवाज़ तो काफ़ी प्यारी है, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे जब भी मौका मिले, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप उस मकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं अपना बेस्ट दूँगा।
चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे थे रौनक साहब से, और ये एक तरह से उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपने आप को कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हमारे पास ये रिसोर्स की कमी है, कुछ संसाधन की कमी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी ये जो शख्सियत हमारे सामने रौनक साहब हैं, इनके पास हर वो टैलेंट है जो कि शायद हमारे पास नहीं है, और हमारे बगल में बैठे हुए अंगूर साहब के पास नहीं है, और हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों के पास नहीं है वो हर चीज़ जो इनके पास है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।